नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। तो सोनम वांगचुक साहब को भूख हड़ताल पे बैठे आज 18 दिन हो गए हैं। लंबा समय होता है 18 दिन। यहाँ कभी किसी से कही तो 18 घंटे अगर कोई उपवास रख लेता है, व्रत रख लेता है तो उसकी हालत देखने लायक है। सोनम वांगचुक जो कॉकरोच जनता पार्टी है, दीपके साहब, वो नीट की जो पर्चा लीक हुआ था उसकी जिम्मेदार दीपके साहब का पूरा देश, उसका जिम्मेदार धर्मेंद्र प्रधान, और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है। और ये उनकी बेसिक एक डिमांड है। ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी डिमांड नहीं है, सिर्फ एक ही डिमांड है कि इस्तीफा दें। कोई ये डिमांड नहीं है कि क्या करें क्या ना करें। कोई लंबी डिमांड होती है कि ये मानना कैसे मुश्किल है। और 28 बच्चों ने, जैसा कहा जा रहा है, जैसा क्लेम किया जा रहा है, ने उस नीट की परीक्षा के पर्चा लीक होने के बाद आत्महत्या की है। तो ये उस मामले को और गंभीर बना देता है। और मॉरलिटी के हिसाब से, मेरे हिसाब से, धर्मेंद्र प्रधान को अब तक इस्तीफा दे देना चाहिए था। सोनम वांगचुक के इस आमरण अनशन के बारे में बात करें उससे पहले मैं आपको 3-4 भूख हड़ताल का थोड़ा एक बैकग्राउंड बता सकता हूँ कि देश कैसे काम करता है, ये लोग कैसे काम करते हैं, या इसकी पॉलिटिकल मारक क्षमता कितनी होती है। दुनिया में जो सबसे लंबा हंगर स्ट्राइक की चली है, अनशन चला है, वो इरोम शर्मिला ने मणिपुर में सन 2000 में एक बार वहाँ किलिंग हुई, मतलब लोग मारे गए थे, 10 लोग मारे गए थे। ऐसा आरोप था कि आसाम पुलिस की गोली से मरे थे। और तब उन्होंने वो अनशन शुरू किया था। उनका अनशन ये नवंबर 2000 में शुरू किया और फिर खत्म हुआ अगस्त 2016 में। 5765 दिन वो भूख हड़ताल पे रहे, करीब 16 साल। लेकिन बाद में क्या हुआ था कि उनको हॉस्पिटल से शिफ्ट कर दिया गया था, नली डाल दी गई थी, उनको फोर्स फीडिंग, मतलब लिक्विड और वो सब फ्लूइड पिलाया जाता था। तो खैर तब भी मतलब एक बड़ी बात थी। जिस वजह से मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये दुनिया के इतिहास में सबसे लंबा अनशन था। लेकिन जब उन्होंने 2016 अगस्त में इसको ख़त्म किया और ये कह के ख़त्म किया कि मैं इलेक्शन लड़ना है मुझे, वो 2017 का मणिपुर विधानसभा का इलेक्शन लड़ी थी। और वो बेटी या वहाँ की वो लड़की जिसने अपने पूरे जीवन को न्यौछावर कर दिया था, 16 साल उन लोगों की लड़ाई के लिए, उसको विधानसभा के इलेक्शन में मात्र 90 वोट मिले थे। उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी भी बनाई थी, उनको 90 वोट मिले थे। 5 कैंडिडेट थे, वो लास्ट आई थी। ये बात मैं इसलिए अंडरलाइन कर रहा हूं कि देश में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था जहां जहां होती है, वहां इलेक्शन का गेम एक दूसरा गेम होता है, एक्टिविस्ट का गेम दूसरा गेम होता है। और ये हमारे बहुत से एक्टिविस्ट इस गलती के में, मतलब उनको लगता है कि मैं बहुत पॉपुलर हूं, मेरा बहुत कुछ वो है, बहुत लोग मुझे मान सम्मान देते हैं। वोट इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम। मेधा जी भी इलेक्शन लड़ी, बुरी तरह से हारी। तो ये इलेक्शन एक दूसरी तरह का खेल है, एक्टिविज्म एक दूसरे तरह का खेल है। दोनों के अपने अपने रोल हैं। क्योंकि जब अनशन की बात और आमरण अनशन की बात हो रही है, तो एक आदमी का नाम लिए बिना मैं, क्योंकि मुझे बहुत प्रभावित किया, भगत सिंह ने, जो मेरी जितनी जानकारी है, दुनिया का सबसे लंबा आमरण अनशन, जो हम लोग समझते हैं आमरण अनशन, खाना नहीं खाएंगे, वो 116 दिन का भगत सिंह का। उससे पहले जो ब्रिटेन में आयरलैंड के लोग अपना कुछ चला रहे थे, उन्होंने किया था। लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार 116 दिन का सबसे बड़ा अनशन नहीं था। 15 जून 1929 में इन्होंने लाहौर के मियांवाली जेल में इसको शुरू किया और 5 अक्टूबर 1929 में ख़त्म हुआ। भगत सिंह का वजन 60 केजी के थे, 6.5 किलो करीब कम हो गया था इस दौरान, 53.5 किलो के थे। उस समय भगत सिंह ने जब अनशन खत्म किया था, तो कांग्रेस की पहल पे कांग्रेस ने उनसे आग्रह किया था एज अ पार्टी कि आप इसको खत्म करिए। उनके पिताजी ने आग्रह किया था, तब उन्होंने इस अनशन को खत्म किया था। भगत सिंह अकेले ने, एक सामूहिक उपवास हो रहा था, जेल के काफ़ी कैदी जो मतलब इस तरह के क्रांतिवीर लोग थे, क्रांतिकारी लोग थे, उसमें से काफ़ी लोग ये अनशन कर रहे थे। और उसी में अगर आपको याद हो, जतीन नाथ दास, जिनकी
शहादत हो गई थी वहीं लाहौर जेल में। और कारण ये था कि सितंबर महीने में वो भी अनशन पे थे और उनको फोर्स फीडिंग कराई जा रही थी, खाना उनकी श्वास की नली में चला गया था। अब मैं आपको रिसेंट के 2 अनशन इसलिए बता दूं कि उनका इसमें रिलेवेंस है, उसमें यह समझ में आता है कि क्या होगा। एक प्रोफेसर जीडी अग्रवाल थे, आईआईटी कानपुर में पढ़ाते थे। उसके बाद उन्होंने अपने जीवन का ध्येय बनाया कि गंगा को साफ करना है, पर्यावरण के को कंट्रोल करना है, और इसके लिए वो जाके उत्तराखंड में हरिद्वार में रहने लगे थे। और जब कहीं कोई नया प्रोजेक्ट आता था, नई सड़क, नई ड्रिलिंग, तो वो उसके सब चीजें समझ के अगर कहीं उससे कोई पर्यावरण को नुकसान हो रहा था तो वो फिर बातचीत करते थे, धरना प्रदर्शन करते थे, और अंत में उनका फेवरेट हथियार था आमरण अनशन। मुझे इस समय एग्जैक्ट गिनती नहीं, वो 4-5 बार उन्होंने आमरण अनशन किया, और उनके कांग्रेस सरकार थी, वो आती थी, उसके बाद सरकार के मंत्री आते थे, उनसे बातचीत करते थे, फिर उनके हिसाब से जो होता था वो काम कुछ बंद होता था, कुछ और होता था, मतलब फिर उनको उनकी राय मशवरे से आगे काम होता था। ये 4-5 बार हो गया था। लेकिन 2018 में मोदी जी आ गए थे। शायद प्रोफेसर जीडी अग्रवाल को ये लगा कि भाई ये तो पुरानी सरकार होती है, मैं आम जन की बात करता हूं, कोई अपनी तो करता नहीं हूं, यहां आएंगे, समझेंगे और मैं उनको कन्विंस कर। लेकिन बीजेपी सरकार, मोदी सरकार, आपकी जान से उसको कोई मतलब नहीं है, जिंदा रहिए या मरिए, उससे क्या मतलब है। और जुलाई 2018 में जो अनशन शुरू हुआ था, उसको अक्टूबर में जाके उनकी शहादत हो गई, मर गए। सरकार ने अपनी जिद पे अड़ी रही। और जो हाल का एक और उसकी बात मैं इसलिए कर दूं क्योंकि आपको ये सोनम वांगचुक का रेफरेंस समझ में आ जाए कि ये सरकार कितनी सीरियस है, अनशन के प्रति कितनी सीरियस है। देखिए, अनशन किसी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, लोकतंत्र में एक टूल है, एक हथियार है, जिससे आप सरकार को अपनी मांग तक पहुंचाने के लिए उनको विवश करते हैं, उनसे भाई आप इस पर कुछ रिएक्शन दीजिए, कुछ करिए। याद सिर्फ दिला दूं, अन्ना ने 2011 में 2 अनशन किए थे। 4 दिन का एक जंतर मंतर में उन्होंने अनशन किया था अप्रैल में 2011 में। तुरंत सरकार ने एक कमेटी बनाई थी कि भाई इसमें दे मस्ट लुक आफ्टर, वो लोकपाल का जो भी था। और फिर उनका जब था कि इतने दिन में इंप्लीमेंट नहीं हुआ, उन्होंने अगस्त 2011 में फिर अनशन किया, आमरण अनशन। 12वें दिन सरकार ने सारी इनकी बातें मानी, पार्लियामेंट में बिल पास हुआ और इन्होंने अनशन वापस लिया। अब यहां पे मैं इसलिए इस बात को कह देना चाह रहा हूं, 2 चीजें हैं और ये दोनों तरह से सुनना। आपके सामने कौन है? अगर आपके सामने एक संवेदनशील सरकार है, अगर आपके सामने एक ऐसी सरकार है जिसको लगता है कि भाई ये लोकतंत्र के लिए, ये कोई अपने घर के लिए नहीं लड़ रहा है, ये आम जनता की बात के लिए लड़ रहा है, इनकी बात सुननी चाहिए, क्या हो सकता है। एक तो ये पक्ष हो गया। दूसरा एक पक्ष ये भी है कि अन्ना आंदोलन को पूरी तरह से पीछे से बीजेपी और आरएसएस का पूरा सपोर्ट था। अब पॉलिटिकल पार्टी और आरएसएस जैसे संगठन का अगर सपोर्ट मिल जाए तो आंदोलन के लिए एक बड़ी भारी आसानी हो जाती है चलाना, जो इस समय तक सोनम वांगचुक के और दीपके के उसमें कहीं पे भी दिख नहीं रहा है। उनके ऊपर कयास लगाए जा रहे हैं, उनकी क्राइसिस ऑफ क्रेडिट है कुछ, मतलब लोग उनके ऊपर बहुत विश्वास नहीं कर रहे थे, अब धीरे धीरे करना शुरू कर रहे हैं, लेकिन वो एक है उनकी क्राइसिस। और इसी वजह से कोई पॉलिटिकल पार्टी जब तक नहीं आएगी यहां, तब तक उसमें वेट नहीं पड़ेगा, ये बहुत से लोग मानते हैं। ये एक पॉलिटिकल फाइट है, एक्टिविस्ट का रोल एक हद तक लाने तक है, उसके बाद इसको पॉलिटिकल पार्टी को लेना होगा। अब इसमें जरा मुझे 1-2 चीजें ये हैं कि दीपके साहब भी जो हैं थोड़ी क्लैरिटी की, जो जैसे मैं समझ रहा हूं, दीपके साहब को क्या लगा, वो आम आदमी पार्टी में पहले काम करते थे, इस तरह का उनको लगा कि इस तरह की कुछ एक पार्टी बन सकती है, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में रहा होगा। बॉस्टन गए, एग्जाम जब खत्म हो गया तो उन्होंने नीट निकला, नीट पे उन्होंने कुछ लिखा पढ़ा, उस पर उसके बाद जो उनके ट्रोल हुए, जो भी हुआ, उसके बाद उन्होंने एक इंस्टा पे कहा लोगों से किसको ज्वाइन करें। 2 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर हो गए। और मेरे ख्याल में वही एक टर्निंग पॉइंट हुआ जहां पे दीपके जी को लगा कि जब मैं अमेरिका में रह के मेरे 2 करोड़ फॉलोअर इंडिया में जा रहे हैं, तो मैं तो जब उतरूंगा जहाज से तो मतलब
2 करोड़ में अगर 10% भी आ गए तो 20 लाख लोग, जगह नहीं मिलेगी दिल्ली में। वो इस उसमें आ गए दिल्ली, उनको था कि ये सब हो जाएगा। यहां तो ऐसा कुछ होता नहीं। ये इंस्टा तो घर में बैठ के मौज मस्ती करो, टाइम पास, लेकिन इसको लेके मैं कहीं जाऊं धरना प्रदर्शन करूं तो ये नहीं होने वाला। दूसरा क्या था, ये भी एक समझने वाली चीज है कि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि भाई सोनम वांगचुक का मामला है, अदालत को इंटरवीन करना चाहिए। अदालत कैसे इंटरवीन करे? एक ही दफा लगती है कि आप अटेम्प्ट टू सुसाइड में इसमें लाते हैं, जिससे शर्मिला को लाया गया था, राम शर्मिला को, कि भाई आप अपने को मारना चाहते हैं, ये भी इस देश का कानून इजाजत नहीं देता है, तो इसलिए हम आपको ले लेंगे। लेकिन अदरवाइज ये जनतांत्रिक अधिकार है, ये उसका लोकतांत्रिक अधिकार है, ये उसका बेसिक राइट है कि मुझे किसी चीज से दिक्कत है तो आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं तो मेरे पास और क्या है, या मैं डंडा लेके आपसे लड़ाई करूं? नहीं, मैं धरना करूंगा, प्रदर्शन करूंगा, अनशन करूंगा, आमरण अनशन करूंगा, इसलिए कि मेरी बात वहां तक पहुंचे। लेकिन ये बात वहां सुनाई देती है जिस सरकार के पास कान हो। जिस सरकार के पास कान है ही नहीं, उसने कान निकाल के कहीं लॉकर में रख दिया है। नहीं है कान, हमें आपकी बात सुननी नहीं है। हम मन की बात करते हैं वन वे, मैं बोलता हूं आप सुनिए, लेकिन मुझे मत सुनाइए, तो इसलिए मैंने अपने कान ही निकाल दिए हैं। क्योंकि एक चीज और समझिए, ये इस तरह का अनशन, धरना, प्रदर्शन, ये सब लोकतंत्र का पार्ट होता है। मैं भाई वो कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, ये किसी को बीजेपी में, सरकार की तरफ से एक आदमी कोई पूछने आया कि भाई आप क्या कर रहे हैं? किसानों में उस समय की सरकार किसानों को बुला के बार बार नेगोशिएट करने की शुरू में कोशिश की थी, बाद में तो वो मतलब शुरू में चकमा देने की कोशिश कर रहे थे। अब देखिए, मूल बात यह है कि ये सरकार को इस समय कहना नहीं चाहिए कोई सरकार, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकार और दीपके की या सोनम वांगचुक की मिली जुली कोई बात है, लेकिन सरकार को ये सूट कर रहा है। उनकी हालत जैसे खराब होगी, जितना मीडिया अटेंशन उधर दिया नहीं जा रहा है अभी, लेकिन अगर मीडिया अटेंशन उधर जाएगा तो वो सरकार के पक्ष में है, क्योंकि सरकार के बहुत सी नाकामियां सोनम वांगचुक और दीपके के पीछे छुपने का उनको पर्याप्त जगह दे देती हैं। तो इसलिए तो मैं बिल्कुल क्लियर हूं कि वो इसको। अब एक दूसरी क्लैरिटी की भी बात कर लें। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी क्यों नहीं जा रहे, कोई ये नहीं कह रहा है कि इस पे मोदी जी के जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, इस पे कोई नहीं कह रहा है कि अमित शाह क्यों नहीं बोल रहे हैं, राहुल गांधी क्यों नहीं बोल रहे हैं और क्यों नहीं जा रहे हैं, इस पे सबकी दिक्कत है, बीजेपी को भी दिक्कत है। अब सोनम वांगचुक जी एक पत्र लिखते हैं, मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि कल मैंने पढ़ा जम्मू कश्मीर के लोग सोनम वांगचुक से बहुत आहत हैं। वो आहत इसलिए कि जब 370 हटी और जब स्टेट को डिवाइड किया जा रहा था तो सोनम वांगचुक ने उसका बहुत वेलकम किया था, वो मोदी के साथ खड़े हुए नजर आ रहे थे। मैं इसको कोई कड़वाहट की वजह से नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो फैक्ट था, तो जम्मू कश्मीर के लोगों ने, कल आप गूगल कर लीजिए, बहुत से लोगों के ट्विटर, उन्होंने कहा भाई हमारी दिक्कत थी, जब हमें मारा जा रहा था तब आप कहां थे? आपने एक शब्द बोला, जब हमारे बच्चे मरे, कई बार मरे वहां, तो बहुत बार बोले, आपने कभी उस पर स्टेटमेंट दिया? अब आज आप चाह रहे हैं कि सब लोग आपके साथ चलें, सब लोग आपके लिए स्टेटमेंट दें, सब लोग आपके लिए धरना प्रदर्शन करें। ये जम्मू कश्मीर के नेताओं का रुख है। लेकिन मुझे भी एक चीज समझ नहीं आ रहा है कि सोनम वांगचुक साहब इतने भोले तो नहीं हैं, दिमाग रखते हैं, बहुत ही बड़े प्रोफेसर हैं, साइंस के प्रोफेसर हैं, तो वो एक काम कर रहे हैं, वो पत्र लिख रहे हैं राहुल गांधी को कि आप यहां आना चाहिए और आपको ये करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है भाई, वो इंडिया के बहुत बड़े बड़े नेताओं को लिख रहे हैं, इंडिया गठबंधन के, लेकिन साथ में वो नितिन नवीन, जेपी नड्डा, इनको भी पत्र लिख रहे हैं। तो आप चाहते क्या हैं? देखिए, ये जो लड़ाई है ये आपकी सरकार से है। ये सोनम वांगचुक साहब, ये समझना होगा आपको, दिस फाइट इज अगेंस्ट द गवर्नमेंट। और आप नितिन नवीन या जेपी नड्डा आपके यहां आएंगे तो आपको ये बैलेंस आपको करना। आप जब उनको इन्विटेशन देते हैं तो आप जो ऑपोजिशन के लीडर्स को जो इन्विटेशन दे रहे हैं उसकी हैसियत कम हो जाती है, और बहुत से ऐसे लोग जो शायद आना चाहते हैं लेकिन अब नहीं आएंगे, क्योंकि आप सबको ये रेवड़ी बांट रहे हैं क्या?
भाई सरकार को नहीं, आपको नहीं पता किसको करना है, सरकार को करना है। सरकार किसकी है? बीजेपी की है। बीजेपी के में किसी की क्या दम है ये कि मोदी जी और अमित शाह की इच्छा के विरुद्ध जाके आपसे मिलने लगे? और आप ये लेटर लिख के इन सारी चीजों पे को डाइल्यूट कर देते हैं, इसलिए आपके साथ कोई नहीं खड़ा है। अच्छा, दूसरा एक क्लैरिटी दोनों सोनम वांगचुक और दीपिका साहब, आप लोग शुरू पे पहले दिन से कह रहे थे भाई ये पॉलिटिकल नहीं है, पॉलिटिकल नहीं है, इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं आए, को नहीं। लेकिन वहां सीपीआई-एमएल आए, अपना समर्थन दिए, माले के बच्चे बैठे हुए वहां पे, आयशा के बच्चे बैठे हुए हैं। ये अब एक आपको निर्णय लेना, आप ये कैसे कह सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी ना आए? पॉलिटिकल पार्टी तो पॉलिटिकल पार्टी है, और उसी के पास वो यंत्र तंत्र जो भी है, जितना भी ज्ञानेश कुमार ने खराब किया, लेकिन वो तो उनके पास लोग हैं, उनका नेटवर्क है। आप उनको क्यों कह रहे थे कि नहीं यहां कोई नहीं आएगी, कोई नहीं आए? तो ये भी एक स्ट्रैटेजिकली आपसे कहीं ना कहीं गलती हो रही थी, क्योंकि देखिए एक और चीज है, आप जो त्यागपत्र मांग रहे हैं ना, वो तो त्यागपत्र नहीं देंगे, वहां के कल्चर ही में नहीं है त्यागपत्र देना। और जैसे जैसे एक एक दिन बढ़ते जा रहे हैं, उनके त्याग पत्र न देने की संभावनाएं और बढ़ती जा रही हैं। पहले अगर देना होता तो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे दिन दे देते, वो आज 18 दिन बाद क्यों देंगे? उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप रहेंगे ना रहें। सरकार गलती नहीं मानती है, ये वो सरकार है जो कोई गलती नहीं मानेगी। नोटबंदी में क्या क्या नहीं हो गया, कोरोना के समय प्रवासी भारतीयों के साथ क्या क्या नहीं हुआ, सदा कहीं गलती मानी इस सरकार ने? अब मुझे जो लगता है कि एक कॉल तो सोनम वांगचुक साहब और दीपिका को लेनी होगी। अगर आप इसको पॉलिटिकल एरेना में ले जाना चाहते हैं जहां से ही ट्रैक्शन मिलेगा, तो आपको आप किस पाले में खड़े हैं ये डिसाइड करना होगा। आप बीजेपी के पाले में खड़े हैं तो आप बिल्कुल नितिन नवीन, जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह जो हैं, ऊपर से नीचे तक 50, 55, 60 जो भी मंत्री हैं सबको लिखे, सब चीफ मिनिस्टर। लेकिन अगर आप इंडिया गठबंधन के पाले में खड़े हैं, अगर आप सरकार से आपको काम कराना है, तो फिर लोगों को विश्वास होना चाहिए आपके बाकी पार्टीज को कि ये कोई बीजेपी के साथ खड़े हुए नहीं दिखाई देंगे। निर्णय आपका है, लेकिन ये इस देश की बहुत ही असंवेदनशीलता है कि एक व्यक्ति जो साइंस में का बेहतरीन इंसान, बहुत ही जीनियस, वो आज आके जंतर मंतर पे लेटा हुआ है, बिना खाए पिए 18 दिन से मंचन कर रहा है, और सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।